नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं निमेश आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों, क्योंकि आप सभी का जैक की तरफ से ऑफिशियली मॉडल सेट पेपर जारी कर दिया गया दोस्तों, जिसका आप लोग का बेसब्री से इंतजार था। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग हिस्ट्री के मॉडल पेपर का हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाले हैं, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सारे दोस्तों भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों, ये जो मॉडल पेपर है ये हिस्ट्री का मॉडल पेपर है। ठीक है, यथासंभव आप लोग अपने भाषा में जो है अपने शब्दों में आंसर दीजिएगा। सभी प्रश्न अनिवार्य है, सभी के सभी प्रश्न जो है वो कंपलसरी है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देख सकते हो दोस्तों, टोटल प्रश्नों की संख्या जो है वो 52 है। कितनी है दोस्तों? 52 क्वेश्चन है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिला के क्वेश्चन की संख्या जो है वो है 52। चलिए आगे देख सकते हैं क्या लिखा गया दोस्तों, कि क्वेश्चन 1 से लेकर 30 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। न्यू पैटर्न के अनुसार आप 40 नहीं दोस्तों, आप 30 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देख सकते हैं लिखा गया क्या दोस्तों, क्वेश्चन में 31 से लेकर 38 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, अति लघु यानी वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, यानी 2-2 मार्क्स करके। ठीक है, 8 क्वेश्चंस दिए जाएंगे दोस्तों, जिसमें से आपको 6 के आंसर्स देने हैं। ठीक है, आगे देख सकते हैं लिखा गया प्रश्न संख्या 39 से लेकर 46 तक। ठीक है, आपको 6 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, यहां पर भी 8 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और आपको 6 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब प्रत्येक जितने भी प्रश्न है दोस्तों, एक क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के होने वाले। ठीक है, चलिए आगे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 47 से लेकर 52 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। कितने दोस्तों? दीर्घ उत्तरीय मतलब दोस्तों लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर है, और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो 5-5 मार्क्स के। ठीक है, और 4 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। तो चलिए हम लोग आज एमसीक्यू टाइप कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाले हैं। क्वेश्चन 1 आप लोग देख सकते हो दोस्तों, क्या लिखा गया है, निम्न में से कौन सा स्थल रावी नदी के किनारे विकसित हुआ है? तो रावी नदी के किनारे दोस्तों ऑप्शन नंबर जो डी है वो हड़प्पा इज द करेक्ट आंसर। चलिए आपको समझा देते हैं एक ट्रिक के माध्यम से। हड़प्पा आप लोग याद कीजिएगा, हरा क्या दोस्तों? हरा। हा से हड़प्पा, रा से रावी नदी। याद रखिए दोस्तों, यहां क्वेश्चन रावी नदी पूछा गया है, तो हा से हड़प्पा, रा से रावी नदी। और एक याद रखिएगा आप लोग, हद। क्या? हद। हड़प्पा सभ्यता जो दोस्तों वो दयाराम साहनी ने खोज की थी 1921 में, हद पार कर दिया था। ठीक है, तो हा से हड़प्पा, द से दयाराम साहनी। याद रखिएगा दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता याद रखिएगा क्यों नाम पड़ा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था। ठीक है, 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था, और हड़प्पा जो है दोस्तों वो रावी नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देख सकते हो दोस्तों, क्या लिखा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? यहां पर सबसे बड़ा स्थल पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर है मोहनजोदड़ो। तो चलिए इसका भी ट्रिक आप लोग को दे देता हूं दोस्तों, मोहनजोदड़ो। ठीक है, याद रखिएगा, मोर। क्या? मोर। ठीक है, मो से मोहनजोदड़ो, र से राखलदास बनर्जी। याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। याद रखिएगा। ठीक है, और एक ट्रिक याद रखिएगा, मोसी। क्या? मोसी। मो से मोहनजोदड़ो, सी से सिंधु नदी। याद रखिएगा, तो मोहनजोदड़ो जो है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित थी? सिंधु नदी के किनारे स्थित थी। तो याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। ठीक है, यहां से बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे बड़ा स्थल है वो मोहनजोदड़ो है, लेकिन सबसे पहला खोजा गया स्थल जो है वो हड़प्पा है, इसलिए हड़प्पा सभ्यता नाम रखा गया था। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देख सकते हो दोस्तों, क्या लिखा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र बंदरगाह। ठीक है, एकमात्र बंदरगाह कहां स्थित है? तो वह है दोस्तों लोथल। कहां दोस्तों? लोथल। तो लोथल से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसको याद रखने का जबरदस्त ट्रिक है दोस्तों, लोभी आदमी भोगता है उसके बाद गुजर जाता है। याद रखिएगा, लोभी आदमी अपने जीवन में बहुत रंग दिखाता है, और रंग दिखाने के बाद उसको भोगना पड़ता है, और भोगने के बाद वो गुजर जाता है। तो याद रखिएगा, लोभी आदमी से लोथल। लोभी आदमी जीवन में रंग दिखाता है, यानी इसकी खोज रंगनाथ राव ने की थी, और उसको भोगना पड़ता है, यानी भोगवा नदी। ये जो लोथल कहां है दोस्तों? ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तो लोभी आदमी रंग दिखाता है, रंग से रंगनाथ राव ने खोज की थी, और ये रंग दिखाने के बाद इसको भोगना पड़ता है, यानी भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अब भोग के उसको लास्ट में मरना पड़ता है, यानी गुजरना पड़ता है, तो गुजरात। याद रखिएगा। ठीक है, ये जो लोथल है ये कहां है दोस्तों? गुजरात में है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, और ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है, और लोथल की खोज रंगनाथ राव ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, क्या लिखा गया,
बौद्ध साहित्य के अनुसार भारत में कितने महाजनपद का विकसित हुआ था? ठीक है, तो बौद्ध साहित्य के अनुसार अकॉर्डिंग टू बौद्ध साहित्य 16 महाजनपद यानी 16 महाजनपद। और सबसे अगर शक्तिशाली महाजनपद का बात करें 16 महाजनपद में, तो वो था मगध। याद रखिएगा, मगध जो था दोस्तों वो सबसे शक्तिशाली था। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है। ठीक है, और याद रखिएगा मगध पर नंद वंश का शासन था। किसका दोस्तों? नंद वंश का शासन था और धनानंद का शासन था। ठीक है, इसको लास्ट में चंद्रगुप्त मौर्य हराते हैं। ठीक है, उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना होती है और मौर्य वंश का संस्थापक अगर बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य, और उनकी सहायता की थी किसने? चाणक्य ने। चाणक्य जो है दोस्तों उसको और दो नामों से जाना जाता है, विको क्रीम लगाता था। चाणक्य क्या लगाता दोस्तों? विको क्रीम। वि से विष्णुगुप्त और को से कौटिल्य, यानी चाणक्य का और दो नाम था विष्णुगुप्त और कौटिल्य, वो उनके महामंत्री थे। ठीक है, बाद में चलकर दोस्तों याद रखिएगा नंद वंश के बाद मगध में मौर्य वंश का शासन चला और मौर्य वंश में सबसे शक्तिशाली राजा का नाम क्या था दोस्तों? सम्राट अशोक। उसके बाद याद रखिएगा दोस्तों मौर्य वंश का जो लास्ट वाला जो राजा था उसका नाम था बृहदत्त, उसकी हत्या कर देते हैं उसी का सेनापति पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, और बाद में नंद वंश के बाद मौर्य वंश और मौर्य वंश के बाद लास्ट में शुंग वंश याद रखिएगा मगध पर राज किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर है कि बौद्ध साहित्य के अनुसार कितने महाजनपद का विकास हुआ था? 16 महाजनपद। इसको डिटेल में हम लोग अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन 5 लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया है कि दक्षिण भारत में स्थित भारत का एकमात्र महाजनपद कहां दोस्तों? दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद कौन सा था दोस्तों? वो था असमक। ठीक है, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया है कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था दोस्तों? जेम्स प्रिंसेप ने। याद रखिएगा कौन दोस्तों? ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया? इंडिका किसकी रचना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इंडिका, अगर इंडिका बुक पढ़िएगा तो याद रखिएगा मगध का, याद रखिएगा मगध में जो मौर्य वंश का शासक पहला जो स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बारे में डिटेल जानकारी मिलेगी इंडिका बुक में। और इंडिका जो बुक है दोस्तों उसके लेखक का नाम है दोस्तों मेगास्थनीज। याद रखिएगा ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। मेगास्थनीज और कोई नहीं दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का दरबारी था। याद रखिएगा उसी के दरबार में ये आए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देख सकते दोस्तों क्या लिखा गया है कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिनों तक चला था? तो ये जो महाभारत का जो युद्ध हुआ था दोस्तों कौरव और पांडवों के बीच, ये कितने दिनों तक चला था कुरुक्षेत्र के मैदान में? तो 18 दिनों तक। कितना दोस्तों? 18 दिनों तक। ऑप्शन जो बी है दोस्तों वो करेक्ट आंसर है। 18 दिन तक महाभारत का युद्ध हुआ था। किनके किनके बीच में दोस्तों? कौरवों और पांडवों के बीच में। और लास्ट में कौन जीतता है दोस्तों? पांडव जीतते हैं। और पांडव की हेल्प कौन करते हैं दोस्तों? श्री कृष्ण। याद रखिएगा ऑप्शन जो बी है दोस्तों वो करेक्ट आंसर है। याद रखिए दोस्तों यहाँ पर विवाह का प्रकार पूछा जाता है तो 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया भीष्म पितामह के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा 4 जो है दोस्तों उत्तम विवाह, 4 जो है निंदनीय विवाह का यहाँ पर उल्लेख किया गया। आगे एक वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग क्या पूछा गया। स्तूप किस धर्म से संबंधित है? याद रखिएगा ये जो स्तूप है दोस्तों सांची का स्तूप बहुत ही फेमस है दोस्तों। याद रखिएगा और ये किस धर्म से रिलेटेड दोस्तों? बौद्ध धर्म से। याद रखिएगा। अब बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो कहां हुआ था दोस्तों? याद रखिएगा ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है, कुंडग्राम। अगर कुंडग्राम ऑप्शन में नाम मिले तो दोस्तों वैशाली। याद रखिएगा 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। याद रखिएगा। ठीक है, और ये कितनेवें तीर्थंकर थे? याद रखिएगा 24वें और अंतिमवें तीर्थंकर का नाम था महावीर स्वामी। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग देख सकते दोस्तों क्या पूछा गया? मुक्तिदाता की कल्पना बौद्ध धर्म के किस शाखा में की गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा महायान। ठीक है, आगे चलकर बौद्ध जो धर्म है दोस्तों वो 2 भागों में बंट जाता है, एक का नाम है हीनयान और दूसरा का नाम है महायान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग देख सकते हैं पुराणों की संख्या कितनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या यहां पूछी गई है। अब पुराणों की संख्या कितनी है दोस्तों? याद रखिएगा 18। ठीक है, अगर यहां पर वेदों की संख्या पूछती तो वेदों की संख्या 4 थी। याद रखिएगा वेदों की संख्या कितनी दोस्तों? 4। ठीक है, तो कौन कौन से आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग देख सकते हैं अलबिरूनी किस भाषा का जानकारी नहीं था? यानी अलबिरूनी को किस भाषा की जानकारी नहीं थी, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, यूनानी भाषा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इब्न बतूता
किस पुस्तक की रचना की थी दोस्तों? रिहला। याद रखिएगा ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सूफी धर्म से। ठीक है, क्वेश्चन 15 में पूछा गया पीर का अर्थ क्या है? तो पीर मतलब क्या दोस्तों? ऑप्शन जो ए है वो गुरु जो है वो करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा पीर मतलब होता है गुरु, ठीक है, और खानका मतलब होता है आश्रम, और मुरीद कहा जाता है दोस्तों शिष्य को। याद रखिएगा सूफी में सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन पर डिटेल वीडियो आएगा दोस्तों, टेंशन मत लीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। ये जो पीर है दोस्तों इसका अर्थ होता है गुरु, ठीक है, याद रखिएगा। और गुरु का चेला यानी शिष्य को क्या कहा जाता था? मुरीद, और आश्रम को खानका कहा जाता था। ठीक है, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कि प्रसिद्ध सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहां स्थित है? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है अजमेर। क्या दोस्तों? अजमेर इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, अलवार संप्रदाय के लोग किस देवता की उपासना करते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अलवार और नयनार डिटेल वीडियो मिलेगा दोस्तों, आप लोग टेंशन मत लीजिए। तो अलवार है तो अलवार मतलब दोस्तों तलवार की धार की तरह, और तलवार की धार की तरह चक्र किनका था दोस्तों? विष्णु जी के। तो ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, और नयनार बना है नयन शब्द से, और त्रिनेत्र किनका है दोस्तों? शिव जी का। याद रखिएगा, तो नयनार अगर यहां पर क्वेश्चन आता है तो नयनार थे भगवान शिव जी। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन यहां पर क्वेश्चन पूछा गया कि अलवार संप्रदाय किस देवता की पूजा करते थे? भगवान विष्णु की। कैसे याद रखेगा? अलवार दैट इज कॉल्ड तलवार, और तलवार की तरह धार किनका था दोस्तों? विष्णु जी के चक्र का। ठीक है, याद रखिएगा। तो भगवान विष्णु जो है वो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ठीक है, दो सहोदर भाइयों ने मिलकर इस साम्राज्य की स्थापना की थी, और कोई नहीं दोस्तों, हरिहर और बुक्का ने की थी। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। कृष्णदेवराय जो है दोस्तों वो विजयनगर साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली राजा थे। याद रखिएगा, सबसे फेमस थे। आप लोग कमेंट बताइएगा हरिहर और बुक्का ने मिलकर कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया? तेलुगु साहित्य अमुक्तमाल्यद की रचना किसने की? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन जो बी है कृष्णदेवराय इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। अकबरनामा की रचना किसने किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है डी अबुल फजल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 में पूछा है संथाल विद्रोह कब हुआ है? ठीक है, आप लोग झारखंड से हैं तो इस आंदोलन के बारे में जानिएगा। ठीक है, इस विद्रोह के बारे में जानना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, तो संथाल विद्रोह कब हुआ है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1855। ठीक है, आप लोग नाम सुने होंगे ना, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर आप लोग सच्चे में झारखंड से हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 देख सकते हैं क्या पूछा गया है? दामिन ए को क्या है? दामिन ए को क्या है दोस्तों? ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी संथालों की भूमि। ठीक है, संथालों की भूमि को दामिन ए को का नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1793 में जब अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ था तो उस समय बंगाल का गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 में आप लोग देख सकते हैं 1857 का विद्रोह का प्रारंभ कहां से हुआ था? जगह पूछ दिया दोस्तों, डेट नहीं पूछा कि कब हुआ था। कब हुआ था आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। यहां पूछा गया कहां हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर है मेरठ। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन जो बी है मेरठ इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग 25 नंबर क्वेश्चन में। क्या पूछा गया? सहायक संधि व्यवस्था को किसने प्रारंभ किया? इसका करेक्ट आंसर दोस्तों वेलेजली। ठीक है, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26। चोरी चोरा कांड आप लोग जानते होंगे दोस्तों, एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया गया था जिसमें दारोगा सहित जो है सिपाही भी मारे गए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कांड है दोस्तों, आप लोग को जानना है, इतिहास के सारे बच्चों को जानना है। ठीक है, चोरी चोरा कांड कब हुआ था? ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है 4 फरवरी 1922 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आप सभी को पता है दोस्तों, ऑप्शन जो सी है गोपाल कृष्ण गोखले इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप
लोग कमेंट बताइएगा महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था। अब महात्मा गांधी जी का कौन कौन सा आंदोलन आपको याद है, कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन 28 में क्या पूछा गया कि भारतीय संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष, ठीक है, यहां पर परमानेंट अध्यक्ष का बात किया गया है, अस्थाई का बात नहीं किया गया है। तो भारतीय संविधान सभा में जो है वो अस्थाई अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। अगर यहां पर अस्थाई अध्यक्ष पूछा जाता है तो याद रखिएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, अस्थाई पूछने से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन यहां पर पूछा गया अस्थाई अध्यक्ष, तो अस्थाई अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट बताइएगा संविधान का जनक कौन है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी कौन है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। भारतीय संविधान कब लागू हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो भारतीय संविधान है दोस्तों 2 साल 11 महीना 18 दिनों का अथक प्रयास के बाद यह संविधान बना था। तो ये लागू कब हुआ, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है 26 जनवरी 1950। ठीक है, इसी दिन को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इस दिन भारत का संविधान लागू हो गया था। चलिए आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन इस मॉडल पेपर का देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। संविधान के निर्माण में कितना समय लगा। थोड़ी देर पहले मैंने बताया दोस्तों संविधान बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए थे। ठीक है, याद रखिएगा ये था दोस्तों जो 30 क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप। आप लोग कमेंट बताइएगा कौन कौन सब्जेक्टिव टाइप चाहते हैं। ये था दोस्तों आज का 30 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। और आप लोग अगर इंस्टाग्राम आईडी से मेरे साथ नहीं जुड़े हैं तो अनिमेश सर सर्च कीजिएगा दोस्तों, मेरा नाम है अनिमेश सर। इंस्टाग्राम आईडी में आप फॉलो कर लीजिएगा, कोई भी डाउट्स होगा वहां पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।